नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के सीरीज़ के तहत पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि हम यहाँ पे उत्तराखंड जीके को लेकर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित बन सकते हैं, विशेषकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उन सभी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने काफ़ी जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। आज की जो हमारा पार्ट 2 है इसमें भी हम काफ़ी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और इसी तरह अन्य जो हमारे पार्ट हैं वो आते रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उत्तराखंड भारत का गठन की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है। तो लिखना दोस्तों 27वां नंबर। तो 27वां नंबर का राज्य है उत्तराखंड भारत में। और अगर हम उत्तराखंड के गठन की बात करें, आप सबको पता है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। और अगर आगे बात करें तो 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो इसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है। और अगर हम उत्तराखंड नाम की बात करें तो 1/1/2007 यानी कि 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का उत्तरांचल का जो नाम है वो उत्तराखंड हो गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। हालांकि अब ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, तो ये न पूछ के ये पूछा जा सकता है कि उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम कब दिया गया। तो 1 जनवरी 2007 को, ये ध्यान में रखिए। आगे बात करें, दूसरे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। तो लिखना दोस्तों अशोक अभेंद्र देसाई। अशोक अभेंद्र देसाई। तो अशोक अभेंद्र देसाई जी जो है उत्तराखंड के चीफ जस्टिस थे प्रथम। और अगर हम उत्तराखंड हाई कोर्ट की बात करें तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 214 है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्चतम न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। तो इस लिहाज से उत्तराखंड में भी एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और अगर हम बात करें तो कब उत्तराखंड में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था, तो लिखिए ना दोस्तों 9 नवंबर। ठीक, कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड में, जिस दिन उत्तराखंड राज्य की स्थापना होती है, उसी दिन उत्तराखंड हाई कोर्ट की भी स्थापना होती है। तो ये ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखें, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो लिखना दोस्तों विजया बर्थवाल। तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विजया बर्थवाल जी जो हैं वो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है। तो ये आप सबको पता है कि अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है, यह है पिथौरागढ़ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो इस टाइप से अस्कोट वन्यजीव सेंचुरी कहाँ है, ये है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करें राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार की, तो ये है केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है उत्तराखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान क्या है। तो अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच एक स्केल होता है दोस्तों, जिसमें 1 से लेकर, ठीक है, 0 से लेकर 14 तक क्या होता है, नंबर होता है। और बीच में होता है 7। 7 से जो ऊपर का होता है यहाँ पे होता है क्षार, और 7 से जो नीचे होता है इसको कहते हैं अम्ल। तो अगर किसी पदार्थ की हमें पीएच वैल्यू देखनी है तो हम उसे पीएच स्केल पे देखते हैं। और अगर वो 7 से ऊपर वो पदार्थ है उसका पीएच मान, तो हम उसको क्षारीय कहते हैं। 7 से कम है तो उसको हम अम्लीय कहते हैं। अगर हम राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान की बात करें तो इसको लिखना दोस्तों, ये है 5.5 से 6.5 के बीच। तो इस पीएच स्केल के हिसाब से उत्तराखंड की जो मृदा है वो किस टाइप की हो जाएगी, ये हो जाएगी अम्लीय मृदा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए। ये न पूछ के ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश तो किस प्रकार की मृदा मिलती है, तो अम्लीय मृदा आंसर हो जाएगा। आगे देखें,
अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में कितना प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना प्रतिशत जो उत्तराखंड का टोटल एरिया है उसका कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो लिखना दोस्तों 13%। ठीक है, तो 13% जो भाग है वो उत्तराखंड का कृषि योग्य भाग है। और अगला क्वेश्चन देखें, तो राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया, यानी कि किसने 1824 में राज्य में चाय की खेती को आरंभ किया? तो इनका नाम लिखिए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अगर इनकी बात करें तो इनका नाम था बिशप हैबर। तो बिशप हैबर जी थे, उन्होंने यहाँ पे चाय की खेती को स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1824 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है, तो यानी कि राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो लिखना दोस्तों उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जो जनपद है वहाँ पे राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बन सकता है, तो ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ, यानी कि कब राज्य में स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त हुआ? तो लिखना, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो लिखना 1960 से 64 के बीच। ठीक है, 1960 से 64 में जो है ये भूमि बंदोबस्त कराया गया था, और ये था 12वां भूमि बंदोबस्त। ठीक है, तो कौन सा भूमि बंदोबस्त था? 12वां भूमि बंदोबस्त था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो है प्रथम भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में किसके कार्यकाल में किया गया था, यानी कि जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो कौन थे? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैंने कुमाऊं कमिश्नर वाली जो वीडियोस हैं उनमें अच्छे से भूमि बंदोबस्त, जिस कुमाऊं कमिश्नर के दौरान जो भी भूमि बंदोबस्त या जो भी कार्य हुए थे वो सब हमने बताए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ देखी हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों के उत्तर दे रहे होंगे। आगे देखें, तो राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो कौन सा औषधीय पौधा था जिसकी खेती राज्य में सबसे पहले की गई थी? तो लिखना दोस्तों वेलाडोना। ठीक है, तो वेलाडोना जो पौधा है औषधीय पौधा, उसकी खेती राज्य में सबसे पहले की गई थी। ठीक, और अगर बात करें तो जिरकोनियम भी एक पौधा होता है जो कि औषधीय पौधा ही है। ठीक है, जिरकोनियम, तो ये भी एक औषधीय पौधा ही है। और वेलाडोना की जो खेती है वो राज्य में सर्वाधिक यानी कि सबसे पहले की गई थी। आगे बात करें तो राज्य में समन्वित डेयरी विकास परियोजना कब से चलाई जा रही है? तो यानी कि जो दूध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समन्वित डेयरी विकास परियोजना है वो कब से यहाँ पे स्टार्ट है? तो लिखना दोस्तों 2002 और 3 से। ठीक है, तो 2002-3 से यहाँ पे जो है समन्वित डेयरी विकास परियोजना को आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है? तो यानी कि किस स्थान पर राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है? तो लिखना दोस्तों काशीपुर में। कहाँ पे है? काशीपुर में। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं राज्य में सबसे नया सबसे पुराना। तो ध्यान में रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करें तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की थी, यानी कि कब की थी? तो आंसर लिखना 1902 में। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा हरिद्वार में। और किसने स्थापना की थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। कब की थी? तो 1902 में, यानी कि 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, तो उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं पहनती हैं, यानी कि शरीर के कौन से अंग में तिलहरी नामक आभूषण को उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो पहनती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसका राइट आंसर है गले पे। तो गले में पहना जाने वाला आभूषण है तिलहरी। आगे बात करें, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो अगर बात करें राजस्व पुलिस व्यवस्था की, तो ये कब से लागू है उत्तराखंड में? तो लिखना दोस्तों 1874 से। ठीक है, तो 1874 से जो है राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू किया गया था। मैंने ये कुमाऊं कमिश्नर वाले जो हमारे पार्ट थे उसमें अच्छे से बताया है कि उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। इस टाइम पे राजस्व पुलिस व्यवस्था को किस कुमाऊं कमिश्नर ने लागू किया है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा। आगे बात करें तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये है अल्मोड़ा। ठीक,
तो अल्मोड़ा जो ज़िला है वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है उत्तराखंड में। आगे देखें तो राज्य में सर्वाधिक संगमरमर भंडार वाला ज़िला कौन सा है। तो अगर बात करें संगमरमर की, तो ये उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, ये है अल्मोड़ा में। ये भी कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो इस टाइप के खनिज संसाधन से संबंधित भी प्रश्न जो है उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आगे भी और ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो और मजबूत हो। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है, यानी कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये है दोस्तों बाह्य हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। तो बाह्य हिमालयी क्षेत्र है, बाह्य हिमालयी क्षेत्र। तो बाह्य हिमालयी क्षेत्र में जो है राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई, तो लिखना दोस्तों 2001 में। तो उत्तराखंड में खनन नीति की घोषणा कब की गई, तो 2001 में इसका राइट आंसर। आगे बात करें गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है। तो गढ़वाल के इतिहास में अगर हम झांसी की रानी की बात करें तो ये संज्ञा किसे दी गई है, ये संज्ञा दी गई है दोस्तों तीलू रौतेली को। किसे दी गई है, तीलू रौतेली को। तो तीलू रौतेली एक गढ़वाल की वीरांगना थी, ठीक, और इसलिए इनको क्या दी गई, झांसी की रानी की संज्ञा। आगे बात करें उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है, यानी कि हुक्का क्लब कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड में, तो ये है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में जो है हुक्का क्लब स्थापित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखिए। आगे बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया। तो अगर हम बात करें तो इसका नेतृत्व उत्तराखंड में किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने किया था, गोविंद बल्लभ पंत। तो ये ध्यान में रखिए कि गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, उन्होंने उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की नेतृत्व किया था, ठीक है। आगे बात करें हर्सिल परियोजना किस जिले में है। हर्सिल आपको पता है एक महत्वपूर्ण स्थल है, और अगर आपको पता है हर्सिल कहाँ है तो आपको इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो हर्सिल परियोजना किस जिले में स्थित है, ये है उत्तरकाशी में, ठीक। तो उत्तरकाशी में है हर्सिल परियोजना। आगे बात करें तो ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कीर्ति है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि ब्यूटीफुल गढ़वाल किसके द्वारा लिखित कीर्ति है। तो अगर हम बात करें तो ब्यूटीफुल गढ़वाल की ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है ब्यूटीफुल गढ़वाल, ठीक। आगे बढ़ें, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है। तो लिखना दोस्तों हिमवंत, ठीक। तो हिमवंत नाम से उत्तराखंड को बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नुड़ाई मेला कहाँ लगता है। तो ये नुड़ाई मेला काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कहाँ लगता है, ये लगता है आपका जौनसार क्षेत्र में। तो जौनसार देहरादून क्षेत्र में ये मेला लगता है, ठीक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नुड़ाई मेला जो है अगर इसकी बात करें तो ये पशुचारक होते हैं जो, ठीक, तो उनसे संबंधित है। तो नुड़ाई मेला को आप ध्यान में रखिए। आगे बात करें तो गार्डनर को कुमाऊं का कमिश्नर कब नियुक्त किया गया था। तो कब नियुक्त किया गया था गार्डनर को कुमाऊं का कमिश्नर। तो अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो लिखिए दोस्तों 3 मई 1815 को। तो 3 मई 1815 को जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो गार्डनर को नियुक्त किया गया था। कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे, ये भी गार्डनर थे। तो अगर बात करें, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया है कुमाऊं कमिश्नर में। तो ये बताओ कि लड़कों को बेचने की प्रथा को, ठीक है, लड़कों को बेचने की प्रथा को किस कुमाऊं कमिश्नर ने बंद किया था। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है हर्षदेव ओली को। किसे कहा जाता है, हर्षदेव ओली को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए,
अल्मोड़ा में किस चंद राजा के द्वारा चौमहला महल बनाया गया था, और ये कौन राजा थे ये कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अल्मोड़ा में किस राजा के द्वारा चौमहला महल बनाया गया था, तो लिखना दोस्तों कल्याण चंद। किसके द्वारा? कल्याण चंद। तो कल्याण चंद द्वारा अल्मोड़ा में चौमहला महल बनाया गया था। आगे बात करें, सोमचंद का समकालीन डोटी का राजा कौन था, यानी कि सोमचंद के समकालीन डोटी यानी कि डोटी किसे कहते थे? नेपाल को। तो सोमचंद के समकालीन डोटी का राजा कौन था, तो ये कौन था? ये था जयदेव मल। ठीक, तो जयदेव मल जो है ये सोमचंद का समकालीन राजा था, और कहाँ का राजा था? डोटी यानी कि नेपाल का राजा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेड डेलिशियस किसकी प्रजाति है? काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण फल है जिसके उत्पादन अच्छी मात्रा में उत्तराखंड में होता है। तो रेड डेलिशियस किसकी प्रजाति है? तो लिखना दोस्तों सेब की। किसकी प्रजाति है? सेब की प्रजाति है रेड डेलिशियस। अगला क्वेश्चन देखिए, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है गोपेश्वर में। ठीक, गोपेश्वर में है, और गोपेश्वर कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है चमोली में। अगर बात करें जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की, तो इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में। तो दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो एक तो गोपेश्वर में है ये, जो कि चमोली में पड़ता है, चमोली जिले का मुख्यालय है गोपेश्वर। और अगर बात करें ये इसकी स्थापना कब हुई, तो 1989 में। ठीक है, चमोली प्रॉपर चमोली में नहीं है, आपको बता दें चमोली से आगे है मंडलवरी रोड पे। ठीक है, चमोली से आगे एक रोड जाती है मंडल के लिए, वहाँ पे पड़ता है जड़ी बूटी शोध संस्थान। आगे बात करें, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में ही स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि इस संस्थान की स्थापना कब हुई, तो लिखना 1936 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये दोनों पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में ढोल सागर ग्रंथ के एकमात्र ज्ञाता हैं, यानी कि ढोल सागर ग्रंथ के उत्तराखंड में एकमात्र ज्ञाता कौन है? काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा। तो इनका नाम लिखिए दोस्तों उत्तम दास। क्या है? उत्तम दास। तो पूछा जा सकता है कि उत्तम दास का संबंध किससे है? तो ये ढोल सागर ग्रंथ के एकमात्र ज्ञाता हैं उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गैरसैंण किस नदी के तट पर स्थित है? तो गैरसैंण किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है पश्चिमी रामगंगा। तो पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर है गैरसैंण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पंच केदार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे द्वितीय केदार माना जाता है? तो पंच केदार आप सबको पता है कि उत्तराखंड में पंच केदार हैं, और इसके अंतर्गत किसे द्वितीय केदार माना जाता है? तो लिखना दोस्तों मद्मेश्वर। ठीक है, किसे माना जाता है? मद्महेश्वर। ठीक है, तो मद्महेश्वर को जो है द्वितीय केदार माना जाता है। अगर हम पंच केदार की बात करें तो पंच केदार कौन कौन से हैं? एक तो है रुद्रनाथ और एक है कल्पेश्वर। रुद्रनाथ और कल्पेश्वर है, ये दो पंच केदारों में से ये दो जो केदार हैं ये हैं चमोली में। और जो बाकी तीन केदार हैं, एक तो केदारनाथ, ठीक, एक केदारनाथ हो गया, एक तुंगनाथ हो गया, ठीक, और एक मद्महेश्वर। तो ये तीनों हैं रुद्रप्रयाग में। तो पूछा जा सकता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केदार रुद्रप्रयाग में है या चमोली में है। तो ध्यान में रखिए कि ये रुद्रनाथ कल्पेश्वर जो है चमोली में है, केदारनाथ, तुंगनाथ और मद्मेश्वर रुद्रप्रयाग में है। और द्वितीय केदार किसे माना जाता है? मद्मेश्वर को। अगला क्वेश्चन देखिए, आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? तो आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? ये है नौठा। तो आदि बद्री को स्थानीय नाम क्या है? नौठा कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक, कल मैंने आपको जो इससे पहले वाला हमारा जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बताया था कि आदि बद्री किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किस नदी के तट पर है। देखें आपने वो सीरीज़ देखी या नहीं देखी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है ये आपको पता होगा
ये है श्रीनगर। कौन सा श्रीनगर है? ये है पौड़ी गढ़वाल वाला, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। तो श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल में जो है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिरई गंगा में किस वर्ष 2 पहाड़ों के टूटने से एक कृत्रिम झील गौनाताल का निर्माण हुआ था? तो किस वर्ष ये जो है गौनाताल का निर्माण हुआ था? तो लिखना दोस्तों 1895 में, ठीक है। तो 1895 में जो है गौनाताल का निर्माण हुआ था। किस कारण से हुआ था? 2 पहाड़ टूटकर जो है नदी के रास्ते को ब्लॉक कर लिया था, तो उस हिसाब से यहाँ पे गौनाताल का निर्माण हुआ था। आगे देखें, तो किस ताल के निकट प्रसिद्ध तुंगनाथ तीर्थ स्थित है? ठीक है, तो अभी हमने तुंगनाथ के बारे में देखा था कि तुंगनाथ पंच केदारों में से एक केदार है, जो कि कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। और ये किस ताल के निकट है? तो लिखना दोस्तों ये है देवरिया ताल, देवरिया ताल। तो देवरिया ताल के निकट है तुंगनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कमिश्नर के कार्यकाल में अल्मोड़ा और पौड़ी में जेल स्थापित किए गए थे? इस टाइप के क्वेश्चन कई बनते हैं। तो ये कौन थे? ये थे ट्रेल महाशय, ठीक है। तो ट्रेल के कार्यकाल में, जो कि 2nd नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे। कुमाऊं कमिश्नर वाले वीडियोस में हमने इस पर अच्छे से चर्चा की है, आप उसको ज़रूर देखिए। तो ट्रेल के कार्यकाल में जो है अल्मोड़ा और पौड़ी में जेल की स्थापना की गई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखें, किस कमिश्नर के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्ण युग माना जाता है? तो किस कमिश्नर के कार्यकाल को माना जाता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये माना जाता है जॉन हेलिन बेटन। तो सिंपल बेटन को याद रखिए कि बेटन के कार्यकाल को जो है कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कमिश्नर के द्वारा किए गए राजस्व बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, या इसे 80 साला पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ट्रेल के द्वारा किए गए भूमि बंदोबस्त को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, पीसीएस एग्ज़ाम हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो। तो ये था दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपके सामने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आगे की अन्य वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।